Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग किसी सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल स्पीड और टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करेंगे। सो टॉपिक क्या है? टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल स्पीड of a satellite, time period and orbital speed of satellite. Capital T for time period of satellite and V for orbital speed of satellite. So suppose कर ले ये कोई planet है, मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R। इस प्लेनेट का मास है भाई कैपिटल R एंड रेडियस कैपिटल R, मास कैपिटल M। अब इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। याद रखिए ये फॉर्मूला हम सर्कुलर पाथ के लिए डिराइव कर रहे हैं। ये एक सैटेलाइट है जो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। सैटेलाइट का मास स्मॉल m, इसका हाइट हम स्मॉल h कह सकते हैं। सरफेस से जो ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिट का डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल h, हाइट ऑफ सैटेलाइट, वो स्मॉल h यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी लें यही होगा। ये जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं इसमें एक अजम्पशन है, स्मॉल m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M। यानी जो सैटेलाइट है उसका मास प्लैनेट के मास के सामने नेग्लिजिबल है। अच्छा, ये फार्मूला ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये सन है और ये उसके चारों तरफ कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। यानी इन जनरल क्या कहेंगे, एक लाइट मास अगर किसी हेवी मास के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड और ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, उसके लिए हम फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इसको डिराइव करने का तरीका क्या होगा? सपोज कर लो किसी मोमेंट पे सैटेलाइट यहाँ पे है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा F, और चूंकि ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो न्यूटन सेकेंड लॉ लिखे, ग्रेविटेशनल फोर्स F is equal to mass into centripetal acceleration। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो वो होगा v स्क्वायर अपॉन r। एक r कैंसिल आउट हो गया और ये स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया। यानी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r, जहां पे स्मॉल r क्या है? ऑर्बिट का रेडियस, सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस। इसको हाइट ऑफ सैटेलाइट के भी टर्म में लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R प्लस H। भाई स्मॉल r क्या होगा? कैपिटल R प्लस H। तो ये हो गया हमारा ऑर्बिटल स्पीड का जनरल फार्मूला।
और ये हाइट के टर्म में ऑर्बिटल स्पीड। अब हमको टाइम पीरियड निकालना है सैटेलाइट का। तो टाइम पीरियड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन अपॉन स्पीड। भाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना चलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस टोटल कितना चलेगा, 2 पाई स्मॉल आर अपॉन स्पीड v। और ये स्पीड v यहां पे हम निकाल चुके हैं, तो इसको यहां पे पुट कर दें, तो ये हो गया 2 पाई स्मॉल r अपॉन अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M अपॉन रूट r, तो इसको इधर रख सकते हैं। फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, देखो ये r रूट के बाहर है तो अंदर जाएगा तो r स्क्वायर बनेगा, और एक r ऑलरेडी है तो r क्यूब अपॉन कैपिटल G कैपिटल M। अगर इसी को हाइट के टर्म में लिखना होगा तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कैपिटल R प्लस H होल क्यूब बाई कैपिटल G कैपिटल M। ये हो गया इसका फार्मूला। तो ये टाइम पीरियड के लिए फार्मूला रेडियस के टर्म में, और टाइम पीरियड के लिए फार्मूला हाइट के टर्म में। ये हो गए हमारे डेरिवेशंस, और ये जनरल डेरिवेशन है, यानी अगर सन के चारों तरफ कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, या किसी प्लैनेट के चारों तरफ कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिए फार्मूला, या इन जनरल किसी हेवी बॉडी के चारों तरफ एक लाइट बॉडी रिवॉल्व कर रहा है, वहां पे ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है, स्मॉल m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M। ये ध्यान रखिएगा हमेशा प्रॉब्लम्स में। सो रेडियस के टर्म में और हाइट के टर्म में। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फार्मूले को लगाने जा रहे हैं अर्थ पर, और सैटेलाइट अर्थ के बहुत ही नजदीक है, यानी सरफेस के नजदीक है। मतलब ये हमारा अर्थ है, इसका रेडियस कैपिटल R और मास कैपिटल M। अब इसके चारों तरफ अर्थ से बहुत ही नजदीक एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। हाइट हमने 0 दिखा दिया, स्मॉल m, मास निग्लिजिबल है। इस केस में ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा और टाइम पीरियड क्या होगा वो हमको निकालना है। तो ऑर्बिटल स्पीड को v0 से अब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो h का वैल्यू है वो 0 है। स्मॉल h को 0 पुट कर दे, हमको आंसर मिल जाएगा। तो v ऑर्बिटल वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, ये हो गया अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। अच्छा, अब हम क्या करें, ऊपर नीचे कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक तो फॉर्मूला मास के टर्म में ये हो गया, दूसरा v ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट GR लिख सकते हैं, जहां पे स्मॉल g क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस। दूसरा फार्मूला ये हो गया। भाई हमने क्या किया, कैपिटल R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g। ये फार्मूला हो गया। टाइम पीरियड वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, तो उसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल h को 0 पुट कर देंगे, तो T0 इज इक्वल टू 2 पाई, अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट R क्यूब अपॉन GM।
मास के टर्म में ये फार्मूला हो गया। इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में कैसे लिखेंगे? देखो ये यहां पे हम सॉल्व कर देते हैं। टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये आर क्यूब में आर यहां पे छोड़ दें और एक आर स्क्वायर नीचे लेते हैं। ये देखो वही फार्मूला भी, ये जो फार्मूला है हमने क्या किया, आर स्क्वायर नीचे लेते हैं तो इसको हम स्मॉल आर लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट आर बाई स्मॉल जी, टाइम पीरियड का फार्मूला। सो टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या आ गया, आर बाई जी। ये फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, इन जनरल किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ अगर सैटेलाइट उस प्लैनेट के सरफेस के बहुत नजदीक रिवॉल्व कर रहा है तो ऑर्बिटल स्पीड ये होगा, टाइम पीरियड ये होगा। या सन के सरफेस के बहुत नजदीक अगर कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो ऑर्बिटल स्पीड ये होगा, टाइम पीरियड ये होगा। अब इसी को अगर अर्थ के ऊपर अप्लाई करें, अर्थ के ऊपर अप्लाई करें यानी अर्थ के सरफेस के बहुत नजदीक अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो उस केस में उसका ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट कर दे और रेडियस पुट कर दे अर्थ का, तो v ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट g इंटू आर। इसको आप पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। भाई ये मीटर में आएगा फिर किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड यानी अर्थ के बहुत नजदीक कोई सैटेलाइट है तो ये स्पीड होगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा ये हम देखें, सैटेलाइट अर्थ सरफेस के जितना नजदीक होगा ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा होगा। अब अगर ये रेडियस बढ़ेगा या हाइट बढ़ेगा तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, घटेगा। यानी मैक्सिमम अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट का स्पीड हो सकता है वो ये हो सकता है। जैसे जैसे दूर जाएगा ऑर्बिटल स्पीड घटता जाएगा, इंफिनिटी पे ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। अच्छा इसे अर्थ के सरफेस के नजदीक जो सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई। सो 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी इज इक्वल टू आर और जी के वैल्यू को पुट करें और फिर सॉल्व करें तो ये आएगा 84.6 मिनट्स। ये रिजल्ट याद होना चाहिए इसलिए हम बता रहे हैं, रिजल्ट ये सब क्या होना चाहिए भाई, याद होना चाहिए इसलिए हम बता रहे हैं। अर्थ का आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। या इसको कह सकते हैं 1 आवर, भाई इसका 60 मिनट निकाल दो, 1 आवर हो गया, फिर 24.6 मिनट बच जाएगा। तो मिनट करीब करीब 1.5 घंटे होता है टाइम पीरियड अगर सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत नजदीक रिवॉल्व कर रहा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा और इंफिनिटी पे अगर सैटेलाइट है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हमने अर्थ के सरफेस के नजदीक सैटेलाइट है उसका ऑर्बिटल स्पीड और टाइम पीरियड निकाला। और ये सारे फार्मूले हमारे जनरल फार्मूले को जो यहाँ पे लिखे हैं ये सरफेस के नजदीक फार्मूला हो गया। अब इन्हीं पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 है देयर आर two bodies
masses m and 4m revolving around Earth in same orbit. Find ratio of their orbital speed. तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला यहां पे ये लिखा हुआ है। सो v1 इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर, v2 इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। आर सेम क्यों लिया भाई? क्योंकि सेम ऑर्बिट में है। मास सेम क्यों लिया? क्योंकि ये जो बॉडीज है उनका मास है, जो बॉडीज रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फार्मूले में जो मास आता है वो प्लैनेट का मास आता है। तो प्लैनेट तो सेम है, कॉमन है। सो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1:1। दोनों का ऑर्बिटल स्पीड सेम होगा, क्योंकि वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, प्लैनेट के मास के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड भी हम निकालते दोनों का तो सेम आता, t1 अपॉन t2 इक्वल टू 1। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 1। अब प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, prove that prove that time period of a body revolving very near to surface of planet does not depend on the mass and radius of planet। क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो, वेरी नियर के लिए तो फार्मूला यही हो जाएगा ना, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। कोई बॉडी किसी प्लेनेट के सरफेस के बहुत नजदीक रिवॉल्व कर रहा, तो टाइम पीरियड ये होगा। कह रहा कि ये उसके मास और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमको प्रूव करना, जबकि उसमें मास और रेडियस दिख रहा है। बेसिकली अगर रेडियस कांस्टेंट है, यानी दो अलग अलग प्लैनेट ले लें, दोनों का रेडियस सेम है, तब उनके मास पे ऐसे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। या दो प्लैनेट ले लें, दोनों का मास सेम है और रेडियस अलग अलग है,
तब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, 2 पाई टी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर क्यूब। लेकिन अगर हम इस मास और रेडियस के वैल्यू को पुट कर दें, देखें क्या रिजल्ट मिलता है। सो यहां पे हम दिखाते हैं टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई कैपिटल जी कैपिटल एम is equal to 2 pi under root r cube upon कैपिटल जी। मास क्या होगा भाई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सो 4 पाई बाई 3 इंटू आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो। ये आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। सो अब हम क्या करें कि इस जो 2 पाई है उसको अंदर लेते जाए, ये 2 पाई, तो ये हो गया अंडर रूट, ये 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा, सो 4 पाई स्क्वायर इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा अपॉन कैपिटल जी 4 पाई रो। 4 पाई और 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, so T naught is equal to under root 3 pi by कैपिटल G रो। ये हो गया, यानी टाइम पीरियड वेरी नियर टू अर्थ टू अ प्लैनेट उस प्लैनेट के डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, उस प्लैनेट के मास और रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसा ये दिख रहा है, अगर डेंसिटी सेम है दो प्लैनेट का, उनका मास और रेडियस भले ही अलग अलग हो, दोनों के सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा अगर डेंसिटी सेम है। अब हमने क्या कहा था, मास सेम है रेडियस अलग अलग है तो डेंसिटी अलग अलग हो जाएगा, या रेडियस सेम है मास अलग अलग है तो उस केस में क्या होगा, फिर डेंसिटी अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर डेंसिटी सेम है तो भले ही मास और रेडियस अलग अलग हो, उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, डेंसिटी के टर्म में आएगा, इसलिए टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये दिखाता क्या है कि हम एक प्लैनेट ले लें, अर्थ ही ले लें, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल एम ले लें, रेडियस आर ई, और इसके सरफेस के बहुत नजदीक एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, इसका टाइम पीरियड टी नॉट इस फार्मूले से मिलेगा। दूसरा, हम एक मीटर का कोई बॉडी ले लें, क्या करें भाई, 1 मीटर का एक स्फेरिकल बॉडी ले लें जिसका डेंसिटी वही है जो कि अर्थ का डेंसिटी है, उसी डेंसिटी का हम ले लें, रेडियस केवल 1 मीटर है, और इस पे एक सरसों के दाना के बराबर पार्टिकल ले लें जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका भी टाइम पीरियड वही होगा जो इस सैटेलाइट का अर्थ के अबाउट टाइम पीरियड होगा, यानी टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा। ये डिस्टेंस ज्यादा है यानी स्पीड ज्यादा होगा, ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस कम है यानी ऑर्बिटल स्पीड कम होगा, लेकिन टाइम पीरियड दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बेसिकली वो मेंस और एडवांस्ड लेवल के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम नीट में भी यूज कर सकते हैं, नीट में भी वो प्रॉब्लम आ सकता है, उसका कुछ पार्ट आ सकता है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो बड़ा आसान होगा। और वो है क्या, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी जो हमने डेरिवेशन किया उसमें हमने क्या अज्यूम किया भाई, कि जो सैटेलाइट का मास है, यानी एक बॉडी का जो मास है जो दूसरे बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है,
वो मास क्या है, नेग्लिजिबल है। अगर नेग्लिजिबल नहीं होगा तब क्या होगा, इस पे ये प्रॉब्लम है। तो उस केस में क्या होगा दिखाते हैं हम। ये क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। दो पार्टिकल्स हैं और एक का मास स्मॉल m और दूसरे का मास कैपिटल M। एक का मास कैपिटल M है यहां पे, कैपिटल M, और दूसरे का मास क्या भाई, स्मॉल m। और ये मास कंपेरेबल है, यानी स्मॉल m इज नॉट वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M। इनके बीच का सेपरेशन d है। बीच का सेपरेशन क्या भाई, d है। If small m and capital M are moving on circular path due to their mutual gravitational force find out। First question, their time period। सेकेंड क्वेश्चन, their orbital speed। इनका टाइम पीरियड क्या होगा ये निकालना है, और इनका ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा ये निकालना है। तो देखो, जब ऐसे बेसिकली स्मॉल m पे कैपिटल M इधर फोर्स लगा रहा होगा, F नाम दे दे, और कैपिटल M पे स्मॉल m इधर फोर्स लगा रहा होगा, कैपिटल F। अब होगा क्या कि ये दोनों जिस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे होंगे उस सर्कुलर पाथ का सेंटर सेम होगा, यानी कॉमन सेंटर होगा। बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। जब स्मॉल m कैपिटल M के बहुत नेग्लिजिबल है तब जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये हमने दिखाया सेंटर ऑफ मास, वो सेंटर ऑफ मास कैपिटल M के बहुत नजदीक होगा। और अगर स्मॉल m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M तो सेंटर ऑफ मास कैपिटल M के सेंटर के बहुत करीब होगा। तो हमको ऐसे लगेगा कि स्मॉल m कैपिटल M के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर ये मासेस कंपेरेबल है तो फिर जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कैपिटल M से दूर चला जाएगा, और उस केस में स्मॉल m उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहा होगा, वेलोसिटी v1 मान ले, और कैपिटल M भी इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहा होगा, इसको हम v2 मान ले। ये डिस्टेंस, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस हम ले ले r2, और इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस ले ले r1। तो अब
R1 और R2 में पहले हम रिलेशन निकालें, फिर टाइम पीरियड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो होगा क्या, सेंटर ऑफ मास हम यहां पे ले रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास से जो दोनों का डिस्टेंस होगा वो इस तरीके से होगा कि mr1 इज इक्वल टू कैपिटल mr2। भाई मास और रेडियस का जो प्रोडक्ट होगा सेंटर ऑफ मास से दोनों पार्टिकल का, वो क्या होगा, सेम होगा। सो स्मॉल mr1 इज इक्वल टू कैपिटल mr2। और इस तरीके से हम कह सकते हैं R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू D। वो तो गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d। तो R1 प्लस R2 स्मॉल d। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों यूज करके, यानी R1 यहां से निकाल के इसमें पुट कर दो या R2 निकाल के पुट कर दो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जब हम निकालेंगे तो जो R1 होगा वो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू D होगा, और जो R2 होगा वो स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू D। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। अब ऑर्बिटल स्पीड कैसे निकाला जाए। सो ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, न्यूटन सेकेंड लॉ इस पे लगाए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ इस पे लगाएंगे तो F इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर, m v1 स्क्वायर बाई R1, ये होगा। और F क्या होगा, दोनों के बीच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन D स्क्वायर, दोनों पार्टिकल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस D स्क्वायर इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर बाई R1। m और m कैंसिल आउट हो गया, सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M R1 बाई D स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम क्या करें, R1 के वैल्यू को पुट कर दें। ये R1 है हमारा, इस R1 के वैल्यू को पुट कर दें तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन D स्क्वायर इंटू R1 कैपिटल M D अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। एक D कैंसिल आउट हो गया, सो v1 यहां पे हम लिख दे रहे हैं v1 इज इक्वल टू, इसी का रूट ले लेंगे तो कैपिटल M अंडर रूट, कैपिटल M रूट के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट G बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू D, ये आ जाएगा v1। ऑर्बिटल स्पीड
1 का ऑर्बिटल स्पीड ये होगा। इसी तरीके से 2 का ऑर्बिटल स्पीड अगर हम निकालें तो देखो क्या होगा, यानी इसका ऑर्बिटल स्पीड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो यही लगेगा इस पे भी। अब मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या हो जाएगा, कैपिटल है v2 स्क्वायर बाई r2, सो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर बाई r2। सो यहां पे ये हो गया कैपिटल M v2 स्क्वायर बाई r2। कैपिटल M कैंसिल आउट हो गया यहां पे, सो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल G स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर इंटू r2। r2 के वैल्यू को पुट कर दे, यहां पे दिया हुआ है, तो ये हो गया कैपिटल G m स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इंटू d अपॉन m प्लस कैपिटल M। एक d कैंसिल आउट हो गया, सो v2 इज इक्वल टू रूट ले लेंगे तो ये हो गया स्मॉल m अंडर रूट कैपिटल G अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू d, ये आ जाएगा v2। अब टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है, तो टाइम पीरियड का रेशियो, टाइम पीरियड हमको निकालना है। ऑर्बिटल स्पीड तो दोनों का निकल गया, टाइम पीरियड इसका t1 क्या होगा, तो t1 इज इक्वल टू 2 पाई r1 अपॉन v1, ये होगा। सो 2 पाई r1 क्या है भाई, ये रहा कैपिटल M d अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और v1 क्या है, ये है कैपिटल M इन ब्रैकेट कैपिटल G, और ये वाला जो रूट है ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू d। कैपिटल M कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, यहां पे ये d रूट के अंदर जाएगा तो d क्यूब बन जाएगा, रूट के अंदर कैपिटल G। अच्छा, यहां पे रूट स्मॉल m प्लस कैपिटल M यहां से कटेगा और ये रूट के अंदर आ जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये टाइम पीरियड होगा। सो इस टाइम पीरियड को हम यहां पे लिख दे रहे हैं। सो टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल m इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट d क्यूब अपॉन कैपिटल G स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब प्लान दूसरे का कैपिटल M का टाइम पीरियड अगर हम निकालें तो यहां पे t2 इज इक्वल टू यहां पे r2 और यहां पे v2। सो 2 पाई अपॉन v2 को हम लिख दें, v2 ये है स्मॉल m अंडर रूट
जी अपॉन ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू डी। ये हो गया। अब R2 बचेगा, तो R2 हमने क्या निकाला था भाई? R2 हमने निकाला था स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू डी। ये स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट डी क्यूब अपॉन कैपिटल G स्मॉल m प्लस कैपिटल M, यानी दोनों का टाइम पीरियड सेम आएगा। दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा भाई? सेम होगा। हमको पहले से पता था सेम होगा। होगा क्या कि जब ये यहां होगा ये यहां होगा, जब ये यहां पे होगा हेवी वाला तो स्मॉल वाला यहां पे होगा, जब हेवी वाला यहां पे होगा तो स्मॉल वाला यहां होगा, यानी हमेशा एक दूसरे के सामने रहेंगे। दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा। ये ध्यान रखना कि स्पीड का रेशियो अगर हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, दोनों का अलग अलग है। लीनियर मोमेंटम दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम होगा। लेकिन लीनियर मोमेंटम का अगर रेशियो पूछे तो -1 होगा। लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का रेशियो आप निकालना 1 आएगा, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो। लेकिन लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या आएगा? -1 आएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगा लीनियर मोमेंटम का। तो बेसिकली ये बाइनरी स्टार पे रिलेटेड प्रॉब्लम है। ऐसा हमारे स्पेस में देखा गया। बाइनरी स्टार्स जो एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो कॉमन सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया सैटेलाइट के टाइम पीरियड और ऑर्बिटल स्पीड के बारे में। आज लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। So, thank you for your kind attention in the class। जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयेज।